नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शो में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की करते हैं। केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन जारी किया है और इसी को लेकर बड़ी खबर ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की तरफ से ये जो 7वां समन केजरीवाल को दिया गया उसे भी ठुकरा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में मामला होने का हवाला दिया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि इसकी अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। ईडी को समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, सरकार को इस तरह दबाव नहीं बनाना चाहिए। केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन जारी किया था और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है। इस बीच आपको जरा विस्तार से बता देते हैं केजरीवाल को कब कब समन। अब देखिए, ये 7वां समन आज जिसको अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से खारिज कर दिया है, वो नहीं सामने पेश हो रहे हैं ईडी के। कब से यह सिलसिला शुरू हुआ? 30 अक्टूबर तारीख थी जब पहला समन भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पहुंचना था, लेकिन वो नहीं गए। फिर दूसरा समन 18 दिसंबर को भेजा गया, तीसरा 22 दिसंबर को, चौथा 13 जनवरी को, पांचवा 31 जनवरी को, छठा समन 14 फरवरी को दिया गया। 19 फरवरी को पहुंचना था, लेकिन नहीं गए अरविंद केजरीवाल। 7वां समन जो 22 फरवरी को दिया गया था और आज 26 फरवरी को ईडी के सामने पहुंचना था इस 7वें समन के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को। लेकिन आज भी अब तस्वीर साफ हो गई है, अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और दीपक से जानते हैं कुल मिलाकर दलील अरविंद केजरीवाल की वही कि गैर कानूनी समन जो वो पहले समन से कह रहे हैं, और अब तो मामला क्योंकि कोर्ट में है तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। दीपक जी बिल्कुल रोमाना, जो पिछले समन में अरविंद केजरीवाल कहते आए हैं ठीक उसी तरह से इस बार भी उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक रोज जो ईडी समन भेज रही है इस तरह के समन नहीं भेजने चाहिए क्योंकि मामला कोर्ट के संज्ञान में। लेकिन इस बार एक नई बात लिखी गई है और कही गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से रोमाना कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले लगातार कई दिनों से बात कर रही है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी और गठबंधन अब कांग्रेस के साथ हो भी गया है, उसकी घोषणा भी हो गई है। तो ऐसे में अब उस गठबंधन को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, न सिर्फ ईडी के जरिए बल्कि सीबीआई के जरिए भी गिरफ्तारी की गुंजाइश जो है आम आदमी पार्टी के नेता तमाम ये कह रहे हैं कि अब सीबीआई द्वारा भी एक मामला दर्ज किया जाएगा जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। तो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और इसके पीछे की बड़ी वजह ये कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी दिल्ली में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पर, और यही वजह है कि अब जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है। तो लबो लबाब वही बातें इस बार भी जवाब के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7वां समन ईडी का अरविंद केजरीवाल को, और आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर, फेमा से जुड़े एक मामले में टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा को भी ईडी के सामने आज पेश होना है। पिछले सोमवार को महुआ मोइत्रा एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। इस मामले में ईडी का महुआ को ये दूसरा समन है। महुआ की तरफ से जितनी मोहलत मांगी गई थी ईडी से, उतनी मोहलत तो ईडी ने महुआ को नहीं दी है। अब आज महुआ मोइत्रा को पेश होने के लिए ईडी की तरफ से समन जारी किया गया था। ये दूसरा समन है। फेमा उल्लंघन मामले को लेकर ईडी पूछताछ करना चाहती है महुआ मोइत्रा से। तो ईडी ने फेमा के उल्लंघन मामले में दरअसल हीरानंदानी समूह के प्रमोटर्स निरंजन हीरानंदानी और उनके बेटे दर्शन हीरानंदानी को पूछताछ के लिए आज तलब किया है। निरंजन और दर्शन हीरानंदानी को ईडी के मुंबई स्थित ऑफिस में सुबह 11 बजे पेश होने को कहा गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं और जरा अजातिका से जानते हैं महुआ मोइत्रा ईडी के सामने दूसरे समन पर आज पेश होंगी क्या अपडेट मिल रहा है अजातिका? के ऑफिस के बाहर से, और देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये पूरा मामला और इसकी कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई के अधीन ये पूरा केस चल रहा है
ऑफिस की तस्वीरें देखिए, और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि पहले समन के बाद अब जब दूसरा समन महुआ मोइत्रा के पास गया है तो क्या वो पेश होंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। लेकिन पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, ये ताज़ा हाल आपको नज़र आएगा। यहाँ पर जो मुख्य गेट है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी के साथ में देखिए, दर्शकों को जानकारी दे दें कि 19 फरवरी को दिल्ली ऑफिस में उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन महुआ मोइत्रा जो है वो सीबीआई जांच का भी इसमें सामना कर रहे हैं, जिसमें वे अपनी सांसदी यानी कि जो सदस्यता थी अपनी सांसदी की वो भी गंवा चुकी हैं। ईडी का मामला सीबीआई के इस मामले के संदर्भ के आधार पर ही चल रहा है और उसी के अधीन चल रहा है। तो इसी के साथ में आपको इसी के रेफरेंस में दर्शकों को बता दें कि जो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने महुआ मोइत्रा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि पीएम मोदी और अडानी समूह को टारगेट करने के लिए संसद में सवाल पूछती थी, कैश लेकर काम करती थी, बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट मिलते थे। ये वो तमाम गंभीर सवाल हैं जिनकी जांच की जानी है। संसद की जो उनकी सदस्यता है वो भी वो गंवा चुकी हैं। जाहिर तौर पर अब वो जरूर चाहती हैं कि जल्द से जल्द इस मामले से वो भी निपटें। और ये फेमा वाला मामला जिसमें ईडी ने समन किया है, पिछले समन पर महुआ मोइत्रा की तरफ से मोहलत मांगी गई थी, अब आज दूसरा समन, महुआ मोइत्रा पहुंचेंगी या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कोई और अपडेट होगा जाते का तो जरूर दीजिएगा दर्शकों को। फिलहाल शुक्रिया आपका। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने का अधिकार काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को दिए जाने पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में आज थोड़ी ही देर में फैसला सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। तो इस मामले पर अब आज फैसला आना है। पूजा जारी रखने या फिर रोकने पर यह फैसला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। निचली अदालत ने व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद वहां पर पूजा अर्चना भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बाद शुरू भी हुई है। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो हाईकोर्ट है उसका दरवाजा खटखटाया गया था और अब इस मामले में सुनवाई तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों पर सुनवाई 15 फरवरी को पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब आज फैसले का दिन है। तो अब इसी को लेकर कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, आज जो फैसला आना है वो किस मामले पर फैसला आना है। व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी या फिर रुकेगी, इसी को लेकर फैसला आएगा। अभी तक क्या हुआ, 31 जनवरी को जिला जज का फैसला आया था। आदेश के बाद तहखाने में पूजा जो है वो शुरू की जा चुकी है। दरअसल 1993 तक पूजा यहां पर नियमित तौर पर होती थी, लेकिन फिर रोक दी गई थी जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 31 साल बाद फिर से पूजा पाठ की अब शुरुआत निचली अदालत के फैसले के बाद यहां व्यास जी के तहखाने में हुई है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जो मस्जिद कमेटी है उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 15 फरवरी को सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित। तो मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दायर कर यही कहा गया था कि ये जो पूजा की जा रही है, जिसकी इजाजत मिली है, वो सही नहीं है और उसी पर रोक लगाने की मांग। ऐसे में दलीलें अदालत के सामने रख दी गई हैं। फैसला आज अदालत को सुनाना है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज से। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, क्या है अपडेट, कब तक आ सकता है फैसला और किन बिंदुओं पर गौर करते हुए अदालत ये फैसला सुनाएगी आज? देखिए रोमाना, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। मस्जिद कमेटी की जो याचिका थी उस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी का तहखाना था, जहां पर 31 जनवरी की रात में पूजा अर्चना शुरू हो गई थी, वो पूजा अर्चना जारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, मोहम्मद मोइन मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। व्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का। व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी, मतलब जो निचली अदालत का फैसला था उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। मस्जिद कमेटी की तरफ से जो आपत्ति जताई गई थी उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मोहम्मद मोइन,
जी बिल्कुल, जो 31 जनवरी का जिला जज का आदेश था जिसमें जिला जज ने यह कहा था कि व्यास जी का तहखाना खोला जाए, वहां पर पूजा अर्चना शुरू किए जाए, उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस रोहित चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज़ मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफ़ी एविडेंसेस और प्रूफ्स हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। यानी मोटे तौर पे कहे पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जाए? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पूजा पर रोक पर नहीं जो है। ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि FAFO जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya. Both the first appeal from orders wherein the order of 17th of January and 31st of January passed by the Honorable District Court of Varanasi was under challenge before the Honorable Allahabad High Court, and the crux of this matter is that the ongoing puja which is happening in the लिया था और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था। वहाँ जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 17 जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा। वो उस आदेश के खिलाफ सही है, वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें, रिव्यू नहीं करेंगे, जहां तक है कि वो SLP करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वो पहले भी गए थे, वहां पे कहा गया था कि यहाँ पर हाँ, वो सुनवाई यहाँ पे करे, वो अर्जेंसी में गए थे। अब यहाँ पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई, यहाँ की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, SLP करेंगे। इसमें उनके पास जो अब ऑप्शन है वो है SLP का। तो क्या दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं? दोनों याचिकाएं खारिज हो गई जी। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो वरिष्ठ वकीलों को आप सुन रहे थे जो विस्तार से बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी आपत्ति जताते हुए निचली अदालत के फैसले पर, जिसमें व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई थी, उस याचिका को मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। और इसके सीधे सीधे मायने ये होते हैं कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा है नियमित तौर पर वो जारी रहेगी, जैसा कि आदेश निचली अदालत की तरफ से दिया गया था। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, यही है स्थिति, मतलब व्यास जी के तहखाने पर नियमित पूजा का आदेश जो निचली अदालत की तरफ से दिया गया था वही प्रभावी रहेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। जी बिल्कुल, 31 जनवरी को जिला जज ने आदेश दिया था कि जो ज्ञानवापी परिसर में निचले हिस्से में जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर उसको खोया जाए। वहां पर यह कहा था कि जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है वो ट्रस्ट पूजा अर्चना वहां पर कराएगा। देर रात उस आदेश पर इंप्लीमेंट हो गया था, पूजा अर्चना शुरू करा दी गए थे। उसके अगले दिन जो मुस्लिम पक्ष है यानी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पहले सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से फर्दर रिलीफ नहीं ले, उसके बाद हाई कोर्ट आई मुस्लिम कमेटी, मस्जिद कमेटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 दिनों तक इस मामले में सुनवाई की थी और 15 फरवरी को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज जो फैसला आया है उसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि जिला जज के आदेश में ऐसा कोई त्रुटि नहीं है जिससे उसमें बदला जाए
जाए, उसमें फेरबदल किया जाए या उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है, इस तरीके की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है। ऑपरेटिव पोर्शन जो है वो प्रोनाउंस किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है वो खारिज की गई है। डिटेल्स ऑर्डर अब से कुछ देर के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या आधार दिया है, कोर्ट ने किन किन दलीलों को माना है, किन किन दलीलों को खारिज कर दिया है। मुख्य तौर पर क्या आधार बना इस फैसले का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है, और क्यों बलहीन जो मुस्लिम पक्ष है उसकी याचिका को अदालत की तरफ से माना गया कि उसे खारिज कर दिया गया है? मोहम्मद मोइन। देखिए, सबसे बड़ा आधार यह था कि जो व्यास जी के परिवार की तरफ से याचिका जो पक्षकार था जिसने वाराणसी निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से, और साथ ही साथ जो उस केस की हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं कि आखिरकार अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक जो निचली अदालत का फैसला था वो बरकरार रहेगा। और निचली अदालत का फैसला क्या था? निचली अदालत ने 31 जनवरी को यह फैसला सुनाया था कि व्यास जी के तहखाने में नियमित तौर पर पूजा जारी रहेगी। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास। जी मोहम्मद मोइन, आप आधार बता रहे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का, क्यों बलहीन मुस्लिम पक्ष की याचिका और दलीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना, बताइए। देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे बड़ी दलील यह दी गई थी कि जो 17 जनवरी का आदेश था जिसमें वाराणसी के डीएम को रिसीवर नियुक्त किया गया था, 31 जनवरी के आदेश में डीएम जो जिला जज थे उन्होंने उसी आदेश को आगे बढ़ाया, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई कि जो सीपीसी की धारा 251 और 252 होती है उसमें जज को इस बात का अधिकार होता है कि अगर कहीं आदेश में कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कोई क्लर्कियल मिस्टेक रह गया है या कोई तथ्य छूट गए हैं तो वो उस ऑर्डर को संशोधित कर सकते हैं, और उन्होंने अपने उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 31 जनवरी को नया आदेश जारी किया था। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई थी कि जो व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कराए जाने का आदेश दिया गया है यह अंतिम फैसला नहीं है। जब कोर्ट जब तक जो सूट है, जो मुकदमा है वो डिसाइड नहीं होता है, तब तक के लिए आधार दिया गया है। तो अदालत ने जो हिंदू पक्ष की दलीलें हैं उसे मान लिया और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। इसी आधार पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। मोटे तौर पर अगर समझा जाए मोहम्मद मोइन, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जाहिर सी बात है जब यह मामला हाईकोर्ट में लाया गया तो यहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली दलील तो लागू ही नहीं होती है, तो उसका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर तकनीकी आधार को लेकर ही आपत्ति दर्ज कराई गई थी और उसी के जरिए कहीं ना कहीं ये याचिका जो मुस्लिम पक्ष ने आगे बढ़ाई थी, जिसको लेकर आज मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मोहम्मद मोइन, जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई बड़ा आधार नहीं था। वो बार बार ये कह रहे थे कि ये क्योंकि ये जो पूरी प्रॉपर्टी जो पूरा केस चल रहा है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है, वक्फ एक्ट से बाहर है, लिमिटेशन एक्ट से बाहर है, तमाम दलीलें दी गई और सबसे बड़ी दलील ये दी गई कि जो जिला जज का आदेश है उस आदेश में खामी है। जिला जज के पास उस तरीके की कोई अर्जी नहीं थी। जो 17 जनवरी का आदेश था वाराणसी के डीएम रिसीवर नियुक्त किए जाने का, उसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 31 जनवरी को आदेश दिया। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है, वाराणसी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी, निचली अदालत का जो आदेश है वो प्रभावी बना रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुना दिया गया। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज लखनऊ में एनडीए की बैठक में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और इस बैठक में बीजेपी के सहयोगी दल के नेता भी शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।
तो यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, 10 सांसदों को चुना जाना है राज्यसभा के लिए और मामला पेचीदा इसलिए बन गया है क्योंकि बीजेपी की तरफ से 8 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है और 3 का नामांकन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में सीट 10 और उम्मीदवार हो गए हैं 11, इसीलिए मामला जो है वो पेचीदा हो गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो मंथन हो रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। लखनऊ में एनडीए विधायकों की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। वोट अलॉटमेंट जो है वो तय होगा। आरएलडी के जो 9 विधायक हैं उनसे भी मुलाकात योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है, सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। आरएलडी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए 3 सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आरएलडी से जुड़ी हुई है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के विधायक हैं अशरफ अली खान, राज्यसभा को लेकर उन्होंने पत्ते खोले हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दावा किया आरएलडी के सभी विधायक बीजेपी को वोट करेंगे। जयंत चौधरी ने यह निर्देश सभी विधायकों को दिया है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने आरएलडी विधायक अशरफ अली से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ में अशरफ अली खान है, आरएलडी के विधायक हैं और इस समय आरएलडी बहुत ही चर्चा में है और बड़ी बात यह भी है कि अब राज्यसभा के चुनाव एकदम सामने आ गए हैं और राज्यसभा के चुनाव में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किधर हैं, अशरफ अली खान साहब किधर हैं? नहीं, हम लोग जो है अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं और उनके निर्देश पर ही, क्योंकि जैसा उनका आदेश हम सभी 9 के 9 विधायकों को हुआ है उसका हम लोग पालन करेंगे। वो निर्देश क्या है? बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देना है, ये क्लियर कहा है उन्होंने? हाँ, बिल्कुल क्लियर कहा है। हमें जो है, जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं एनडीए अलायंस में, क्योंकि हम लोग हैं और उनके सबके साथ ही हम लोगों को वोट देना है। ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर आपको कोई विरोध जैसी स्थिति नहीं सामना करना पड़ेगा? आप इधर समर्थन देंगे तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में इसको लेकर विरोध है। कोई किसी तरह का विरोध नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं और अलायंस का, क्योंकि अभी घोषणा तो हमारी आधिकारिक नहीं हुई है, वो जल्दी हो जाएगी, मगर सब लोगों को पता है कि चौधरी साहब का क्या फैसला है। हमारे क्षेत्र में कोई किसी तरह का विरोध नहीं है। जो हमारे ख़ास तौर से अल्पसंख्यक भाई हैं वो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि आपको अपनी पार्टी, अपने नेता के साथ रहना है और उसमें मतलब किसी तरह का भी वैसे ही चर्चाएं सब, ये मैं समझता हूं कि मीडिया की देन है। ऐसा आपकी जो 9 विधायक हैं ये सारे के सारे बीजेपी को वोट करेंगे, कहीं कोई डाउट? बिल्कुल 100% 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आज हम, क्योंकि हमें वोट डालने का बताया जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे है, सेकंड किसे है, जिस तरह का जो है जो भी वहाँ पे तय होगा वही। लोक भवन जो ट्रेनिंग है वहाँ आप भी जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, बिल्कुल। ये बता दीजिए कि योगी सरकार के विस्तार में जगह मिलेगी आरएलडी को, इस बारे में कुछ बात हुई? देखिए, ये बात जो है हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी बताएंगे। हमें इससे आप ये चाहते हैं कि आपके भी लोग मंत्री बने 9 विधायक में? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं बनने चाहिए। अगर जिस तरीके से उनका जो मतलब बातचीत हुई है, मैंने आपको कहा है कि हम अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं, बने तब, नहीं बने तब, हम जो है अपने नेता के आदेश को। बातचीत हुई है कि आपको रिप्रेजेंटेशन मिले आरएलडी को भी सरकार में? देखें, मैंने ये कहा है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, क्या बातचीत हुई है, क्या नहीं हुई है, ये हमारे जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना है। इसमें और आप जा रहे हैं वोट देने, ये तय है? 100% कल हम वहीं वोट देंगे, आज ट्रेनिंग लेंगे और जो आज वहाँ पर तय होगा, जिस कैंडिडेट को हमारा वोट अलॉट होगा, हम उसको वोट देंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अशरफ अली खान हैं क्लियर कहते हुए कि 9 के 9 जो आरएलडी के विधायक हैं वो बीजेपी को वोट देंगे और अपने नेता के साथ हैं। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आरएलडी के खेमे से यह सामने आ रही है कि आरएलडी के 9 के 9 विधायक, जैसा कि आप सुन रहे थे आरएलडी कोटे के विधायक अशरफ अली खान को, कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। इस पे कहीं कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और आरएलडी के 9 विधायक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे। ये जो मुलाकात है वो सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी। आरएलडी विधानमंडल दल नेता राजपाल बालियान के नेतृत्व में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे विधायक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है सभी विधायक एकमत और पार्टी के निर्णय के साथ हैं। लोकदल के कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे। हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक
एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रात 8 बजे अपने सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया है। डिनर समाजवादी पार्टी के ऑफिस पर आयोजित किया गया है। इसमें अखिलेश यादव समेत सभी विधायक, राज्यसभा के लिए तीनों उम्मीदवार रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिंपल और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। टेक्सटाइल्स के मामले में ग्लोबल लेवल पर ब्रांड इंडिया को नई पहचान देने के इरादे से राष्ट्रीय राजधानी में आज से 29 फरवरी तक 4 दिवसीय भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। आज से भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। 29 फरवरी तक 4 दिन का यह आयोजन है। टेक्सटाइल के तौर पर ब्रांड इंडिया को नई पहचान देने की यह एक कोशिश, एक प्रयास है। टेक्सटाइल के मामले में ग्लोबल लेवल पर ब्रांड इंडिया को नई पहचान देने के इरादे से ये राष्ट्रीय राजधानी में 4 दिन का 29 फरवरी तक चलने वाला भारत टेक्स 2024 जिसका आयोजन किया जाएगा। आगे का एजेंडा देख रहे हैं, बात करते हैं देश को मिलने वाली आज बहुत बड़ी सौगात की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 41,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। जी, देश को ये सौगात दी जा रही है रेलवे के जरिए। रेलवे को देश की लाइफलाइन आप जानते हैं कहा जाता है, और उसी लाइफलाइन को और मजबूत बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे से जुड़ी 2000 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ की सौगात जो देश को देंगे, परियोजनाओं के तौर पर शिलान्यास और उद्घाटन करके। तो रेलवे के जरिए देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सौगात देने जा रहे हैं आज, उसी से जुड़ी कुछ और बड़ी बातें आपको बता देते हैं। रेलवे से जुड़ी ये 2000 परियोजनाएं हैं जिनकी लागत 41,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें होगा क्या, 553 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास है, लागत इस पर 19,000 करोड़ रुपए की आ रही है। इसके अलावा लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन नवीनीकरण 385 करोड़ रुपए में पुनर्विकास इसका हुआ है। 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास जिनकी लागत जो है वो 21,520 करोड़ रुपए की बनती है। तो कुल मिलाकर ये 41,000 करोड़ रुपए की सौगात रेलवे के जरिए देश को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज।